फटे पुराने हाल में मंदिर के बाहर किशोरी लाल जी भीख मांग रहे थे। बाबूजी, कोई तो मदद कर दो, मुझे मेरी पत्नी का क्रियाक्रम करना है। हाथ में कटोरा लेकर सभी से मंदिर के बाहर मदद की भीख मांगते हुए 75 साल के किशोरी लाल जी सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े और खुद को कोसने लगे कि किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि वह खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ती देख सके, क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को वह 2 वक्त का खाना तो दूर दवा तक नहीं दिला सके। किशोरी लाल जी पूरे दिन भीख मांग कर जो भी मिलता सब वह अपनी पत्नी को खिला देते और बीमारी के चलते एक दिन वह दुनिया से चल बसी। आज यह वही दिन था जब किशोरी लाल जी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे किशोरी लाल जी पत्नी के क्रियाक्रम के लिए 2 दिन से लोगों से भीख मांग कर पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अगर कोई भी नेक दिल इंसान उनकी इस हालत को देख ले तो उनका कलेजा फटकर बाहर आ जाए। किशोरी लाल जी नम आंखों से वहां खड़े कभी तेज घिर आई घटा को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसों को देखकर सोचते, इनसे क्या होगा, इतने से पैसों से तो कैसे मैं अपनी राधा का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन मौसम खराब है, मुझे राधा के पास जाना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए बार बार मंदिर जाते और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते। आज फिर से इस आंधी बरसात ने उन्हें वह दिन याद दिला दिया था जब तेज आंधी में त्रिपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते किशोरी लाल जी काफी भीग चुके थे। यही तो सिर छुपाने की एक जगह थी उन दोनों के पास। उसे भी आंधी उड़ाए ले जा रही थी। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो माथा पकड़ लिया। त्रिपाल से ढके उनके बिस्तर तक पानी पहुंच गया था और पत्नी अंदर बीमार पड़ी हुई थी जिसे वह अभी तक भीगने से बचा रहे थे। पर अब ना उन्हें त्रिपाल बचा सकता था, क्योंकि पानी धरती पर बहुत ज्यादा भर गया था और आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी। उन्होंने जल्दी से बिस्तर पर बगल में पड़ी अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़ पड़े। सिर छुपाने को जगह चाहिए थी, वहीं ढूंढने लगे थे। भागते भागते अस्पताल में पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारियों जैसी हालत देखकर चौकीदार उन्हें धमकाते हुए उन्हें बोला, यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है, अस्पताल है अस्पताल। चौकीदार की झिड़कियों से उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन वह हालातों से मजबूर थे और ऊपर से बारिश के कारण कदम बाहर निकल ही नहीं रहे थे। किशोरी लाल जी हाथ जोड़कर बोले, साहब अभी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा। जिस पर चौकीदार ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। उन्होंने चौकीदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, भैया बस बारिश रुकने तक रहने दो, मेरे पास कोई ठहरने की जगह भी नहीं है। भाई हमें ऐसे मत निकालो, हम बस कोने में ही पड़े रहेंगे, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। चौकीदार ने इस बार आंख निकाल कर कहा, अरे ऐसे तो तुम्हें देखकर कितने ही भिखारी यहाँ जमा हो जाएंगे। चौकीदार ने डंडा उठाया और कहा, भागते हो कि नहीं। किशोरी लाल जी नम आंखों से बाहर बारिश की तरफ देखने लगे और फिर एक नजर चौकीदार पर डाली। किशोरी लाल जी ने मजबूरन कदम बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उनकी बाह पकड़कर पीछे खींच ली और बेहद कड़क आवाज माहौल में गूंजी, राम सिंह तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता होते तो क्या तुम ऐसे ही करते, या कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तब कैसा लगेगा? चौकीदार राम सिंह सामने चेयरमैन साहब को देखकर डर गया और बोला, साहब इधर ऐसे लोगों के होने से फिर मुझे भी तो डांट पड़ती है ना। हल्की सी आवाज से सिर नीचा करके उसने ऐसा कहा तो चेयरमैन साहब थोड़ा नम पड़ गए और बोले, बाबा आप इधर बैठ जाइए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय भिजवा देता हूँ। आप भीगे हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे यह राम सिंह अपना काम ही कर रहा था, पर हॉस्पिटल में ही दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। चेयरमैन साहब के ऐसा वाक्य सुनकर किशोरी लाल जी की आंख में आंसू आ गए। फिर चेयरमैन साहब वापस अंदर चले गए और फिर किशोरी लाल जी ने अपनी पत्नी को एक तरफ सीट पर बैठा दिया। चेयरमैन के चाय भिजवाने पर वह अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए किशोरी लाल जी ने कहा, राधा लो चाय पी लो। सहारा देते हुए पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। भले ही वह दवाई नहीं थी, मगर चाय भी एक दवा सा काम करती थी। कम से कम मिल तो रही थी।
नहीं तो खाने का कौर भी नसीब नहीं हो रहा था। राधा जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मेरे बाद आपका क्या होगा? वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने कब चली जाऊं। किशोरी लाल जी ने कहा, नहीं राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी भी हो मेरे सामने तो हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? मेरा कौन सहारा है तुम्हारे बिना? राधा जी कराते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है जी, कब मिट्टी में मिल जाए। मेरी बस एक बात मान लीजिए, आप रोहन बेटे के पास चले जाइए, कम से कम मेरी आत्मा चैन से रहेगी। किशोरी लाल जी जोर से बोले, खबरदार, जो मुझे वहां जाने की बात की तो तुम्हें क्या लगता है कि वह मेरी सेवा करेगा? यह वही बेटा है जिसने हम दोनों बुढ़ों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके पास जाकर 2 वक्त की रोटी के बदले आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा, उसकी जी हजूरी कतई नहीं करूंगा। किशोरी लाल जी और राधा जी अपने बेटे की बात कर रहे थे, जो उसी शहर में रहता था। पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ बाप बोझ लगने लगे थे। जब किशोरी लाल जी और राधा जी को बहू बेटों ने घर से निकाल दिया था, तो सिर छुपाने के लिए जैसे तैसे एक त्रिपाल का इंतजाम करके उसमें घर बना लिया था, और सर्दी, गर्मी, बारिश सब उसके नीचे ही कट रहे थे। राधा जी पहले से ही बीमार थी और उन्हें समय पर खाना और दवाइयां न मिल पाने और सड़क पर रहने के कारण और भी कई बीमारियां लगने लगी थी। दवाइयों का अभाव और 2 वक्त की रोटी बेहद जरूरी थी, मगर पर पैसे ही नहीं थे। किशोरी लाल जी को मजबूरन मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी, जिससे मुश्किल से गुजारा हो रहा था। राधा जी बार बार कहती कि कोई बात नहीं, वहीं चले जाते हैं, मैं इस तरह आपको दुखी नहीं देख सकती, मेरे बाद न जाने क्या होगा आपका। लेकिन किशोरी लाल जी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। बस अभी यही बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश भी थम चुकी थी। फिर उस चेयरमैन साहब ने किशोरी लाल जी को दवा दिलवा दी, तो वह दवा लेकर चुपचाप वहां से चले गए। कोई सूखी सी जगह देखकर वहीं त्रिपाल लगा लिया, लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर पर पड़ी राधा जी अब इस दुनिया से चल बसी थी। किशोरी लाल जी पत्नी का चेहरा हाथों में भरकर रोते रोते राधा राधा पुकारते रह गए कि सड़क पर पड़ी राधा जी की देह पर रोने वाले लोग भी नहीं थे, बल्कि इसी शहर में रहने वाला अपना बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा कि जाकर उसको बता दे, और फिर जल्दी जल्दी उसके यहाँ पहुंच गए और घर के बाहर से ही रोहन रोहन पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर चौकीदार ने अंदर फोन करके जानकारी दी, तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार को कहने लगा, रामपाल, यह भिखारियों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इस बुड्ढे के लिए बुलवाया तुमने मुझे। यह सुनकर किशोरी लाल जी खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए बताया कि उसकी माँ चल बसी है। यह सुनकर रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? सड़क पर रोज कितने भिखारी मरते हैं, कहकर रामपाल, निकालो यहाँ से इस बुड्ढे को, मेहमान आने वाले हैं, बच्चे का जन्मदिन है, घर में पार्टी है, इसके जैसे यहाँ 2-4 खड़े रहेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनते ही किशोरी लाल जी दंग रह गए। किशोरी लाल जी न चाहते हुए भी उन्हें वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाते हुए आज उनकी आत्मा दर्द से तड़प रही थी। वो चीख कर रोना चाहते थे, मगर उनका रोना कौन देखता, और अब किसको उनके आंसुओं से फर्क पड़ने वाला था, जब अपने खून का रंग ही सफेद हो चुका था। किशोरी लाल जी ख्यालों से बाहर आए तो उस तूफान में ही अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़े। किशोरी लाल जी किसी तरह राधा जी के पास पहुंचे, जो मरने के बाद भी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने जाकर जैसे तैसे एक ठेले का इंतजाम किया। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास पड़े थे, वह पैसे उस ठेले वाले को दे दिए और अकेले ही पत्नी को लेकर शमशान घाट में पहुंच गए और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया। राधा जी के मृतदेह को लेकर बैठे रहे। कई घंटे होने पर शमशान घाट के आयोजकों ने स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर अंतिम संस्कार करने के बाद किशोरी लाल जी ने भीख मांगकर उनके नाम की रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके अंदर की तड़प का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उनकी हालत को देखकर सभी का दिल जार जार हो रहा था।
किशोरी लाल जी पत्नी की चिता के पास ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे। हे भगवान, कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जाए। राधा जी के जाने के बाद अब वह इस त्रिपाल को देखते और उन्हें याद करते रहते। लोगों की यादें घर से जुड़ी होती हैं, मगर उनकी तो इसी त्रिपाल से जुड़ी थी। राधा जी के महत्वपूर्ण और आखिरी दिन उनके साथ इस त्रिपाल के नीचे ही तो बीते थे। पत्नी की याद में वह वहीं 2 दिन से भूखे प्यासे पड़े रहे। राधा जी क्या गई, उनके साथ साथ जैसे किशोरी लाल जी की भूख प्यास भी मर गई थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगते। उन्हें 5-6 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब उनकी छोटी सी खुशहाल दुनिया हुआ करती थी। हंसता खेलता परिवार था। जब एक दिन किशोरी लाल जी ने बेटे के रिश्ते की बात छेड़ी तो रोहन बीच में ही बोल पड़ा, पापा, मुझे और कहीं रिश्ता नहीं देखना। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पापा, लड़की मेरी पसंद की है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी देख लो, उसके घर जाकर बात कर लो, उसके घर वालों से। रोहन ने जेब से फोन निकालकर अपने माता पिता को लड़की की फोटो दिखाई। राधा जी को लड़की देखते ही पसंद आ गई और उन्होंने कहा, देखिए जी, कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे रोहन की पसंद कितनी अच्छी है। किशोरी लाल जी फोटो देखकर हामी नहीं भरना चाहते थे, सो उन्होंने लड़के के घर जाने के लिए बोल दिया, जिस पर रोहन भी सहमत हो गया। राधा जी घर पर बहू आने को लेकर बहुत ही खुश थी और बेटे की शादी के बहुत सपने देख लिए थे, लेकिन उनके घर जाकर किशोरी लाल जी हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर किशोरी लाल जी का मन अंदर जाने का न हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटे के मन में शायद लालच आ गया है। रोहन का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात की, लेकिन इतने बड़े घर से अपने बेटे की शादी करने का मन नहीं था। लड़के के घर वालों ने रोहन के माता पिता को कोई भाव नहीं दिया और सारा समय रोहन से ही बात करते रहे। दोनों को ही बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन रोहन की खातिर झूठी मुस्कान लिए बैठे थे। घर आकर उन्होंने रोहन से इस शादी का विरोध भी किया और कहा, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है बेटा, इस लड़की को छोड़ दो। कहाँ वह लोग और कहाँ हम, सिर ऊंचा कर चलना ही अच्छा होता है। लेकिन रोहन की आंखों पर पैसे वाली लड़की के नाम के पर्दे पड़े थे और उसने फिर कहा, पापा, क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो लड़की अच्छी तो है। किशोरी लाल जी ने बहुत समझाया, बेटा, वह लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी। उसके शौक बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई उसके बराबर नहीं है। फिर उसके घर का एहसान कितना सह पाओगे। रोहन ने कहा, तो क्या हुआ पापा, सब लड़के वाले अपनी लड़की को देते हैं, वह ले आएगी तो क्या हो जाएगा, बाकी मेरे लिए तो अच्छा है और आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे। रोहन ने कहा, कोई कमी नहीं रहेगी। रोहन को ऐसा कहते हुए किशोरी लाल जी देखते रह गए। फिर किशोरी लाल जी जोर से दहाड़े, क्या यही परवरिश दी थी हमने तुम्हें? विश्वास नहीं होता कि तुम मेरा खून है ना? इतना कहते हुए उनका हाथ जैसे हवा में उठा तो राधा जी ने रोक लिया। अरे, ऐसा मत कीजिए, जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है क्या? आप शांत हो जाइए, उसकी पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी है, भला हम कौन होते हैं, जो हो रहा है वह ठीक है। समझाते हुए किशोरी लाल जी को लेकर राधा जी कमरे में गई और कहने लगी, देखिए जी, ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो वह हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो उससे ही करेगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे पास रहे। राधा जी की बात किशोरी लाल जी को सही लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू में कर लिया और कुछ दिन बाद शादी हो भी गई। लड़की खूब सारे दान दहेज और महंगी कार के साथ घर आ गई। अब रोहन पल्लवी के आगे पीछे ही घूमने लगा। दोनों पूरा दिन बस घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन राधा जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई तो रोहन ने मन मार कर हामी भर दी। जैसे ही किशोरी लाल जी और राधा जी कार में बैठे तो पल्लवी जोर से चिल्ला पड़ी, रोहन, मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं? इन भिखारियों को जहाँ जाना है ऑटो से चले जाएं, इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है इनकी। बहू की बात सुनकर राधा जी तुरंत कार से उतर गई और किशोरी लाल जी कुछ कहने के इरादे से उतरकर आगे बैठ गए। रोहन के पास पहुंचे और कहा, बेटा,
यही दिन दिखाना बाकी रह गया था। तेरे माँ बाप भिखारी हो गए। आंखों में आंसू भरे किशोरी लाल जी यह कहकर घर में वापस चले गए और रोहन को रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। राधा जी पास बैठी उनके आंसू पोंछती रही और किशोरी लाल जी चाहकर भी अपने आंसू न रोक सके। उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी, लेकिन बेटे ने सब दरकिनार कर दिया था। नई आई बहू हर रोज उन्हें भला बुरा कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मारती रहती, लेकिन रोहन जैसे चिकना खड़ा था और न ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी बचा था। वह पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन पल्लवी के घर से भर भर कर सामान आता तो रोहन फूला नहीं समाता। राधा जी और किशोरी लाल जी को पल्लवी ने जैसे घर का नौकर ही बना दिया था। अपनी हाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखाती, उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करती। दोनों की उम्र 60 से ज्यादा हो गई थी और शरीर में उतनी ताकत ही नहीं थी, लेकिन पल्लवी को उनसे कोई लेना देना नहीं था और वह बस उन पर हुक्म चलाकर खुद महारानी बनी रहती थी। एक दिन तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो दोनों पर। जब एक गिलास टूटने पर पल्लवी ने चीखते हुए कहा, अरे ये कांच के गिलास कैसे टूट गए? तुम्हारी तो औकात नहीं है इतने महंगे गिलास इस्तेमाल करने की। यह गिलास मेरे घर से आए हैं तो तोड़ डाले। एक गिलास की कीमत 200 रुपए है। कौन देगा? बोल बुढ़िया, कौन देगा? कहते हुए पल्लवी ने राधा जी के बाल कसकर पकड़ लिए तो किशोरी लाल जी छुड़ाने लगे और उन्होंने कहा, बेटा इनको छोड़ दो, यह गिलास इनसे नहीं मुझसे टूटा है। पल्लवी के तेवर यह सुनकर और भी तीखे हो गए और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। अच्छा तो यह बुढ़िया से नहीं बुढ़े से टूटा है, तो फिर मुझे बुढ़े की खबर लेनी चाहिए। पल्लवी ने आप देखा ना ताव और किशोरी लाल जी की कमर में बाथरूम से वाइपर उठाकर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। फिर राधा जी ने कसकर वाइपर पकड़ा और कहने लगी, बहू कुछ तो शर्म करो, यह ससुर है तुम्हारे, मेरे सामने तुम इन्हें कैसे मार सकती हो? कुछ तो होश संभालो। पल्लवी ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह, एक को कुछ कहो तो दूसरा बचाने आ जाता है। वाह बुढ़िया, लैला मजनू हो तुम दोनों तो। इतना तो रोहन भी मुझसे प्यार नहीं करता। राधा जी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि वह तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करता है। यह बात पल्लवी को बुरी तरह से चुभ गई और उसने तुरंत रोहन को फोन कर ऑफिस से घर बुला लिया। रोहन ने घर आकर पूछा कि क्या आज कुछ हुआ है? पल्लवी ने तुनकते हुए कहा, सुन लो तुम्हारी माँ क्या कह रही है कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करते हो। रोहन यह सुनकर सकपका गया और अपनी माँ से बोला, माँ क्या बकवास है, यह सब तुम क्या कह रही हो? क्या क्या बोलकर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो? चैन से 2 रोटी नहीं खा सकती क्या? अब आप लोग मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। इस बार राधा जी चुप ना रही और बोली, मैंने झूठ ही कब बोला है, सच तो यही है। बोल, शादी से पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं कहा था क्या कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे? यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन ही निकल गई और उसने पल्लवी की तरफ देखा, जो कि उसे गुस्से में लाल आंखों से उसको घूर रही थी। रोहन हकलाते हुए बोला, पल्लवी यह मेरे शब्द नहीं, ये इनके ही शब्द हैं। दोनों पहले तो बड़ा उलझते थे, क्या घराने की बहू आ रही है, अब हम ऐसे करेंगे। अब ये दोनों मुझ पर ही इल्जाम डाल रहे हैं। रोहन ने पूरी तरह से हर एक बात का इल्जाम अपनी माँ और पिताजी पर ही लगा दिया था। अपनी सोच की पोल खुलती देख उन दोनों को अपराधी बना दिया था और वह दोनों फटी आंखों से देखते रह ही गए। किशोरी लाल जी यह सब सुनकर फूट पड़े और बोले, गलती हो गई, जो तुझ जैसा नाकाबिल बेटा पैदा कर दिया। इसे तो हम बिना औलाद ही अच्छे थे। मैं तो इस अमीरजादी के लिए राजी नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह हमें सुकून से रहने नहीं देगी और अपने पैसों की धौंस जमाएगी। और देख लो, यह जब से इस घर में बहू बनकर आई है वही करती आ रही है। एक गिलास टूटा तो हमें कीमत बता रही है। पल्लवी का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने कहा, रोहन अपना भला चाहते हो तो इनको अभी के अभी इस घर से बाहर करो। यह मेरी शादी के खिलाफ थे ना, अब मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है। रोहन को कोई फर्क ना पड़ा और उसने तुरंत कहा,
पापा, इसी वक्त निकल जाइए। अगर खुद नहीं जाएंगे तो मैं धक्के मार कर निकाल दूंगा। मेरे घर में आग तो लगा ही दी है आपने झूठ बोलकर। अब तमाशा नहीं देखने दूंगा। अभी निकल जाइए यहाँ से। यह कहकर रोहन ने अपना सामान बांधा और उन्हें जबरदस्ती धक्के देकर रात के कोहरे में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों कहते रहे, क्या बेटा, तुझे इसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू इसके चक्कर में हमें बेघर कर रहा है। जिस घर से निकाल रहा है उसमें मेरे भी अपने खून पसीने के, अपनी उम्र भर की कमाई के पैसे लगाए हैं। इस पर रोहन ने कहा, तो आपने मुझे दिया ही क्या है? इस घर में कुछ पैसे लगाकर एहसान दिखाते शर्म नहीं आती आपको? इस बुढ़ापे में कहाँ लेकर जाओगे पैसे? पैर तो कब्र में हैं। अब बाकी की जिंदगी गुजार लेना कहीं और। यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना। कभी मिल भी जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। यह शब्द किशोरी लाल जी के दिमाग के ऊपर हथौड़े की तरह पड़े थे, जो उनके आंसू सूखने ही नहीं दे रहे थे। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब पड़ते कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते जा रहे थे। हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो रहा था और जिस कारण दोनों शॉल में दुबके हुए चलते चलते एक पार्क के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतनी हाड़ कपा देने वाली सर्दी में दोनों ने एक दूसरे से चिपके हुए ही पूरी रात काट दी। सवेरा हुआ और दोनों जाग गए। लोगों की आवाज सुनकर दोनों वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। किसी को त्रिपाल लगाए देखकर किशोरी लाल जी को भी वहीं सूझा और उन्होंने पास पड़े थोड़े से पैसों से त्रिपाल खरीद ली। अब वही सड़क का किनारा उनका आशियाना बन गया था। अतिक्रमण वालों के द्वारा यहाँ से हटाए गए तो दूसरी जगह अपनी छत यानी कि त्रिपाल लेकर चले गए। लेकिन थोड़े समय बाद ही राधा जी बीमार रहने लगी थी। किशोरी लाल जी जहाँ मंदिर में खाना बंटता देखते तो वहीं से खाना लाते और उसी तरह गुजारा कर लेते। किसी ने भीख दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। उनका मन बहुत तड़पा, लेकिन उनको राधा जी का भी ख्याल रखना था और इसी कारण भीख मांगने में भी शर्मिंदगी नहीं की उन्होंने। राधा जी इस त्रिपाल के नीचे ही चल बसी, लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक भी नहीं आया। वह उन्हें सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल की ही बात हो। किशोरी लाल जी की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थी और जिंदगी न जाने कितनी लंबी थी। एक एक दिन पहाड़ जैसे काटते थे। किशोरी लाल जी अचानक से ख्यालों से बाहर आए और आंखें खोली तो उन्हें पत्नी के जाने के 2 दिन बाद होश आया। देखा कि उनका बाकी सामान तो इस बारिश में कहीं पानी में बह गया था। सामान के नाम पर थोड़ा सा रसोई का सामान था, जिसमें कुछ एक बर्तन और एक चूल्हा था जिसके धुएं में राधा जी खांसती रहती थी। कुछ कपड़े और एक संदूक था, लेकिन बाकी जमा पूंजी बह गई थी। शुक्र है मैंने राधा की फोटो पहले ही उठा ली थी, यह तो भीगने से बच गई। सुबह हो चुकी थी। किशोरी लाल जी देखते ही सामान उठाकर निकल पड़े और नम आंखों से अपने आशियाने की तरफ देखने लगे। उनका मन नहीं हो रहा था इस जगह को छोड़कर जाने का, क्योंकि यहीं पर राधा जी ने उनकी बाहों में आखिरी दम तोड़ा था। उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि राधा जी त्रिपाल के अंदर ही है, लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा राधा जी की याद सताती रहेगी। इसलिए थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलकर कहीं और चले गए। फिर उन्हें अचानक से कुछ याद आया और अपना सामान लेकर वह वहीं पहुंच गए। यह एक कोर्ट के बाहर की जगह थी, जहां एक साइड पैदल पथ पर लोग रहते भी थे। किशोरी लाल जी को खाली जगह मिल भी गई थी। उन्होंने वहां जैसे तैसे त्रिपाल लगाई और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते थे और खाने पीने की दुकानें भी काफी थी। किशोरी लाल जी ने देखकर कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोच लिया, लेकिन डर था कि कोई यहाँ से हटा न दे। किशोरी लाल जी ने फिर भीख के पैसे इकट्ठे किए और छोटा सा चाय बनाने का इंतजाम कर लिया। पहले तो सारे पैसे राधा जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उन्हें सिर्फ अपने लिए करना था। पहले तो उनकी चाय कोई नहीं पीता था, लेकिन फिर कुछ दरियादिल लोग दया भाव से उनके पास चाय पीने आने लगे। काम अच्छे से चलने लगा और भीख मांगने का काम बंद हो गया। त्रिपाल की जगह अब बढ़िया टीन सेट लगवा दिए गए थे और बैठने के लिए कुर्सियां भी रख ली थी। बढ़ती आमदनी से उनमें काम करने का जोश बढ़ने लगा था। तभी एक दिन कोर्ट के मेन गेट के बाहर से आवाजें आने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। किशोरी लाल जी चाय बनाने में व्यस्त थे।
तो उन्हें देखने का मौका ही ना मिला कि माजरा क्या है। पास बैठे लोग बातें कर रहे थे। यार, आजकल शादी कुछ टाइम बाद तमाशा बन जाती है। देखो ना, मियाँ बीबी कोर्ट तक आकर कैसे बिल्लियों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं। क्या पता कौन है, लेकिन हमारा तो मनोरंजन हुआ ना। अब दोनों मुकदमे करेंगे एक दूसरे पर, और बीवी महिला होने के नाते जीत ही जाएगी बेचारी। किशोरी लाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि इन बातों का मतलब क्या है। घर का तमाशा बाहर आ जाए तो लोग ऐसे ही चटकारे लेते हैं। जाने कौन बेचारे परेशान होंगे। किशोरी लाल जी 2 घंटे बाद काम खत्म करके आराम से बैठे ही थे कि फिर से उधर से आवाजें आने लगी। किशोरी लाल जी हैरान रह गए। किशोरी लाल जी ने देखने के इरादे से उठकर गए और जाकर देखा तो हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं तो वह भीड़ में छिपकर देखने की कोशिश करने लगे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू थे। पल्लवी दहाड़ते हुए कह रही थी, मैं देख लूंगी तुम्हें। अपने लालच में मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं भी अंधी थी जो देख नहीं पाई, और आज तक मेरे घर वाले तुम जैसे भिखारी को पैसे दे रहे थे। कामचोर कहीं का, सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उनके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तू। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह मेरा क्या होगा। सामने खड़ा रोहन उससे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस तरह सबके सामने मुंह संभाल कर बात करो, लेकिन वह वही काट रहा था जो उसने कभी बोया था। अगर उसने पल्लवी को पहले ही संभाल लिया होता और अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो शायद यह दिन नहीं देखने पड़ते। पल्लवी जितनी भी गलत रही हो, उसने कितनी भी गलतियां की हो, मगर आज वह सही थी। मगर रोहन हमेशा गलत था और उसे अपनी ही गलतियों के कारण यह दिन देखने पड़ रहे थे। पल्लवी सबके सामने उसका अपमान कर रही थी और रोहन चुपचाप उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ना मानने पर रोहन ने उससे कहा, चलो बैठकर बात करते हैं, एक बार मेरी बात सुन तो लो। पल्लवी ने थोड़ा एक क्षण सांस लेते हुए बार बार विनती करने पर वह मान गई, पर इस वक्त किसी दुकान में जगह नहीं थी तो दोनों किशोरी लाल जी की दुकान में जगह खाली देखकर वहां आ पहुंचे। किशोरी लाल जी रुककर दूर खड़े देख रहे थे, मगर पास जाने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे थे। तभी उनकी दुकान में कुछ और लोग भी चाय पीने आ गए और किशोरी लाल जी को ढूंढने लगे। अब किशोरी लाल जी खुद को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि यह उनकी आजीविका का सवाल था और उनके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए। रोहन ने उन्हें पीछे से देखा और कहा, दो चाय इधर भी। किशोरी लाल जी ने सुन लिया था और सबके लिए चाय बनाने लगे थे। रोहन की बातें उन्हें सुनाई दे रही थी। रोहन गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, पल्लवी, मिलकर हल निकालते हैं ना। मैं कोई ना कोई काम जरूर कर लूंगा। तुम तो बेकार में ही बात बढ़ा रही हो। यह कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी और बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। जरा सोचो तो सही। तभी किशोरी लाल जी वहां चाय लेकर आ गए और जैसे ही उन्होंने चाय रखी तो पल्लवी की नजर उन पर पड़ गई और पल्लवी उन्हें हैरानी से देखने लगी। उसने अपने ससुर जी को पहचान लिया था। रोहन ने देखा कि पल्लवी का ध्यान उसकी बातों पर न होकर कहीं और है। उसने उधर देखा तो कुर्सी से खड़ा हो गया। पापा, आप और यहाँ? रोहन ने चौंक कर कहा तो पल्लवी ने उठते ही कहा, अरे मूर्ख, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप है। कम से कम चाय बनाकर ही सही, लेकिन वह कमा तो रहा है। अपने इकलौते बेटे के रहमो कर्मों पर तो नहीं है, मेहनत करके खा रहा है। किशोरी लाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। बेटा तो गलत था ही, पर आज बहू सही थी। मगर उसने जो उन दोनों के साथ किया था वह भी भूलने लायक नहीं था। इसी के कारण वह इन हालातों में पहुंचे थे। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सामने वही पिता खड़ा था जिसने बेटे को शादी से पहले ही कभी भविष्य की इन बातों के लिए आगाह किया था। मगर पैसे के चश्मे से हर चीज को देखने वाला रोहन तब समझने को तैयार ही नहीं था। पल्लवी किशोरी लाल जी को देखकर उठ खड़ी हुई और रोहन ने पिता को देखकर नजरें झुका ली। अब रोहन खामोश खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले किससे माफी मांगी जाए। फिर एक क्षण बाद पल्लवी ने कहा, सोच क्या रही हो रोहन? माफी मांगनी है तो पहले अपने पिता से मांगो, जिन्होंने मेरे सामने भी तुम्हें कई बार समझाया था और मेहनत कर कमाने के लिए कहा था।
उस समय तुम टाल देते थे और मैं भी अपने घमंड में चूर इनके खिलाफ थी, जो तुम्हारी गलती देख नहीं पाती थी। मैं अमीर घर से थी, लेकिन निकम्मा पति मुझे भी नहीं चाहिए था। मुझसे गलती हुई जो तुम्हारी हर इच्छा को अपने घर से पैसे लाकर पूरी करती रही। जानती नहीं थी कि संतुष्टि तुम्हारे कमाने से ही होगी। समाज में सिर उठाकर चलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर मेरा सिर और झुक गया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब हर कोई तुम्हें निकम्मा ही मानता है। बीवी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी। पल्लवी के शब्द और भी तीखे होते जा रहे थे, जो रोहन को सहन तो नहीं हो रहे थे, मगर अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही दूर हो चुके थे, अब बीवी भी साथ छोड़कर जा रही थी। लेकिन अब इस समय पल्लवी की बातों का उस पर असर हो रहा था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। पर अब रोहन क्या करे। किशोरी लाल जी वहां से मुड़े तो उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए। किशोरी लाल जी ऐसा चाहते ही नहीं थे और उन्होंने रोहन को झटका दे दिया और आगे बढ़ने लगे। रोहन ने कहा, पापा प्लीज माफ कर दीजिए। यह सुनकर किशोरी लाल जी ने कहा, तेरी माँ तेरे ही कारण दुनिया से चली गई। आज तो फिर भी मेरे पास पेट भरने के लिए चाय की दुकान है। कल तक भीख भी मांगता था मैं। तब कहाँ था तू? जब तेरी माँ बीमारी से तड़प तड़प कर मर रही थी, तब कहाँ था तू? मेरा घर उजाड़ने वाले का घर भला कैसे बच सकता है? बद्दुआ बुरी चीज होती है बेटा, जो मैंने इतना दुखी होकर भी तुझे कभी नहीं दी। मगर भगवान को जरूर बुरा लगता है और फिर वह सब हिसाब करता है। किशोरी लाल जी यह सब कहते हुए आंसू न रोक पाए थे और पल्लवी भी इसका एहसास कर रही थी। पल्लवी तुरंत आगे बढ़ी और माफी मांगने लगी। पापा जी, आपके साथ जो भी हुआ उसकी साझेदार मैं भी हूँ और मुझे समझ आ रहा है मेरे घर टूटने का कारण क्या है। आपको दुख देकर भला हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यह हमारे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। किशोरी लाल जी ने कहा, तुझे तो मैं फिर भी माफ कर सकता हूँ बहू, लेकिन अपने खून को कैसे माफ करूं, जिसमें मैंने खुद संस्कार भरे थे और इसने उनकी धज्जियां उड़ा दी। भले ही मैं माफ कर दूं, पर राधा कैसे माफ करेगी? किशोरी लाल जी के आंसू अब लगातार बहे जा रहे थे और रोहन सिर झुकाकर अपने आंसू पोंछ रहा था। फिर किशोरी लाल जी ने कहा, काश उस दिन अपनी माँ को कंधा देने ही आ जाता, तो भी इसको माफ कर देता मैं। वह बेचारी बीमारी में तड़प तड़प कर मर गई, जिसे कंधा देने वाला कोई नहीं था, जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे शमशान घाट में भीख मांगनी पड़ी। किशोरी लाल जी कहते कहते पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि इतने दुख में पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई थी और वह जवाब दे रहे थे। फिर रोहन ने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और बेतहाशा रोने लगा। उसके अपने किए का पछतावा अब आंसू बनकर निकल रहा था, लेकिन अब इतना कुछ बीत जाने के बाद माफी मिलना नामुमकिन था। किशोरी लाल जी ने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता बेटा। अब तुम्हें माफ कर दिया तो मेरी उम्र के लोग जो मेरी तरह दर दर की ठोकरें खा रही हैं, वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रोहन पिता के सामने गिड़गिड़ाए जा रहा था, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज मुझे पश्चाताप का एक मौका तो दीजिए, वरना जीते जी ही मर जाऊंगा। मम्मी की आत्मा मुझे चैन से रहने भी नहीं देगी अगर मैंने अब आपको अकेला छोड़ दिया तो। किशोरी लाल जी ने कहा, यह तो मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, और अगर पश्चाताप करना ही है तो दोनों साथ रहो और ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, न कि झूठे प्यार और पैसों के दिखावे के चक्कर में रहकर रिश्ते बनाओ। फिर पल्लवी ने कहा, हरगिज नहीं, इस आदमी के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रह सकती। इसकी औकात ही नहीं है मेरी जैसी अमीर लड़की के साथ रहने की। मुझे अब इससे तलाक चाहिए बस। रोहन उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर पल्लवी नहीं मानी और कुछ दिनों में ही दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले रोहन जो नौकरी कर रहा था, वह तो कब की ही पल्लवी के मायके के ऐशो आराम में छोड़ चुका था और वह घर भी पल्लवी को हर जाने के रूप में मिल गया था। अब रोहन के पास दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं बचा था। थक हार कर एक दिन किशोरी लाल जी के कदमों में आकर दहाड़े मारकर रोने लगा, पापा आप सही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा।
पर मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। प्लीज पापा, मुझे अपने पास आसरा दे दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगा अब? पर किशोरी लाल जी मानने वाले कहाँ थे। वो बोले, अब मुझे भी सुकून चाहिए बेटा। शिकायत तो वैसे भी मुझे नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मैं कभी माफ नहीं करने वाला। और हाँ, कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी भी अर्थी को हाथ लगाने मत आना। इतना कहकर किशोरी लाल जी ने बेटे से मुंह फेर लिया। उसे समझ में आ रहा था कि पैसे की नींव पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। वह माफी मांगते हुए वापस जा चुका था। किशोरी लाल जी की जिंदगी में थोड़ा सुकून तो था, लेकिन दिल पर लगी चोट का मरहम अब भी नहीं मिला था, जो राधा जी के साथ ही चला गया था। इसी कारण उन्होंने अकेला रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। वहीं रोहन दर दर मारा फिरता। जहां कल उसने पैसों के कारण माता पिता को छोड़ दिया था, आज उसी पैसे वाली बीवी ने उसे छोड़ दिया। बुरे किए का अंत बुरा ही होता है। तो दोस्तों, पैसा हर चीज का हल नहीं। माना हर चीज के लिए पैसा चाहिए, मगर रिश्ते प्रेम भाव से ही निभते हैं, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।